हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 400 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर टाइप के रहेंगे। अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन में हमें एक ये फ़ायदा रहता है कि हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाते हैं और ये रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था हैविंगहफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हैविंगहफ्ट के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में समर्थ रहता है। यह किसने कहा था? सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? हीली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? 4 दांत आते हैं जिन्हें अग्ल की दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस में। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 7 ग्राम या फिर 7 से 7.5 पाउंड होता है। बालक का वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है। यह नोट दिया गया है कि बालक का वजन अगर 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो वह बालक कुपोषित माना जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ गॉयकेल। कब किया था प्रयोग इन्होंने? 1590 में। कहाँ पर किया था? तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक इन्होंने एक लिखी थी, उसी में सन 1590 में इन्होंने साइकोलॉजी शब्द या फिर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि सहयोग हो गया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि, ये सारी क्या है? सामाजिक क्रियाएं हैं। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड के बीच में। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में।
सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, बहुत कम होती है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष तक। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? 9 वर्ष की आयु में। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 14 वर्ष में। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो दीपन का प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उस अवस्था को कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें से तीसरी अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहा जाएगा उसको। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास का प्रारंभ होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहा जाता है वंशानुक्रम। क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बीएन झा का। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है? स्पाइकर तथा इरविन का। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव देना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है वह है शैक्षिक टेलीविजन।
विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। कौशलों को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण करना। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है उसे कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का संबंध बोध से होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बालक होते हैं तो मतलब कब सबसे अच्छा चीज़ें सीखते हैं? तो जब वो खुद से करते हैं। तो करके जब सीखते हैं तब वो सबसे अच्छा चीज़ें सीखते हैं। करके सीखते हैं, जब खुद करके सीखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और यह दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक भूमिका पर। सामाजिक के साथ साथ इन्होंने बताया था कि भाषा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और संस्कृति। सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे को रोने का कारण क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। तो जो कार्य जैसे कि उंगलियों से किए जाते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, जैसे कि कोई चीज़ें बिनना हो गया, तो ये सारी क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएंगे। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार। विकास के वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। वहीं बात की जाए बालकों की बात की जाए तो अपनी माता के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। किसके कारण? ओडीपस ग्रंथि के कारण। किसके कारण? ओडीपस ग्रंथि के कारण। और इलेक्ट्रा और ओडीपस ग्रंथियों के बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था को। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। खेत में बिजुका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने।
कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे। और कौन से संप्रदाय के समर्थक थे? ये भी लिख लीजिए, गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। साथ साथ में कैसे थे? संज्ञानवादी थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने। और कबूतर पर भी प्रयोग किया था इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी थे ये भी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोहलर ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव के द्वारा। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। किसने? ब्रूनर ने। क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। क्या था? आत्मा का विज्ञान था। और आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन कौन थे? अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे हो गए, और रुडोल्फ गोइकल। ये सभी लोग मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। और अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान को। और ये किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था 17वीं शताब्दी में। और यह कहा था पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी किस देश के निवासी थे? इटली के। किस देश के थे? इटली के। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, या विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान, या वाटसन ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी थी? थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21 का ए 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। CBSE कब बना? 1929 में। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? CBSE बोर्ड। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद बताया गया है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं? तो वह होती आगमन विधि। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, बाद में फिर रूल बताए जाते हैं। वही निगमन विधि में बात की जाए तो निगमन विधि में आपको नि से याद रखना है कि सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? निगमन विधि। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि जो LKG व UKG के जनक कौन है? फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कौन सी ग्रंथि के कारण? पीनियल ग्रंथि के कारण। खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाटसन की। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेल कूद का मैदान। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हिली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अधिवृक्क ग्रंथि का।
संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। अधिगम स्थानांतरण से। छोटे शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक प्रकार की विचारात्मक प्रक्रिया है। क्या है? विचारात्मक प्रक्रिया है। विचारात्मक प्रक्रिया है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रॉस ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है बाल्यावस्था में। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? अभिप्रेरणा। उसके बाद क्वेश्चन है, 8 तथा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक के दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है, शक्ति और गति से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या? मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग शक्ति और गति से होता है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता समय भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष से। शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है नैतिकता का होना। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? सीखने में जो है वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है, उसी की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और संप्रत्यय दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विषय प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी क्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? एबिंगहॉस ने। सीखने का नियम दिया थॉर्नडाइक ने। सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह किसने कहा था? हरलॉक ने। क्या कहा था? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कहा था हरलॉक ने। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण करके सीखना। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय या अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र रेखा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक।
अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? वैज्ञानिक अन्वेषक का। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था में। संवेदी गामक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। यहाँ पे गलत बताया गया है तो आपको आंसर देना संवेदी गामक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोत्स्की ने। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सातवीकरण। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? जीन पियाजे ने। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफका, वर्दिमर शामिल हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा का सिद्धांत, ये सभी नाम है क्षेत्र सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैने ने। रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे। रॉबर्ट गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा, जिसका क्रमिक रूप है संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अपक्रिया या फिर असार अधिगम भी इसको कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। कौन सा? संकेत अधिगम। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत, जब वो अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इटली के निवासी थे। यह विधि इंद्रियों या फिर ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी कालवेल्ड कुक। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट हो गया। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पिस्टोलॉजी। खोज अनुसंधान या फिर ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का संबंध किससे है? भूतकाल से है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? वर्तमान काल से। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न है,
परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी। के योग शिक्षक कौन है? किलपैट्रिक। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में होती है। और शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज जो कहाँ पे होती है? कान पे होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडिबल, जो जबड़े में होती है, या फिर मैनुअल। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। ये यहाँ पे बताएगा कि 15 दिन के बाद जो है त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 90%। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो सकती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25%। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 तक हो जाती हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव की भावना। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। कैसा होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह शारीरिक विकास। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? अधिगम को। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी जन्म से मृत्यु तक के लिए? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था में। कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? चिंतन एक प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है धार्मिक वातावरण। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पारंपरिक अवस्था में। वंशानुक्रम में संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत कहलाती है। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान करना। कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है?
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर। और किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव के द्वारा दिया गया था, पावलाव के द्वारा। और पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसका है? मर्सेल का। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? परिवार से। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? परीक्षण विधि। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेगाटी के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है मिश्रित विधि। सीखने की प्रभावशाली विधि है व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ साथ अपने बालक के संदर्भ में। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ साथ अपने बालक के संदर्भ में अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। भूल प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तार्किक चिंतन किसका एक आवश्यक अंग है? समस्या समाधान का। समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर प्रयोग किए गए थे? कोहलर के द्वारा। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है? इदम। मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो बालक कहे जाते हैं पिछड़े बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को या फिर अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया हो जाता है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड को। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन? अभिप्रेरणा। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी क्षमता घटती है। किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता ब्लैक बोर्ड को। अगला प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन का। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था की। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्राइवर का।
बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एल्बर्ट बंडूरक द्वारा। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? समाज में समायोजित होना। उसके बाद क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान। अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? परिवार एवं पड़ोस। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? अमूर्त चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी उसमें से चौथी अवस्था है, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक का जो बच्चा इस अवस्था में आता है, और इसकी प्रमुख विशेषता होती है अमूर्त चिंतन कर पाना। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अब जो भी ऑप्शन में अगर आपको मिले तो इनमें से 3 में से जो ऑप्शन में मिले आपको तो वही वाला ऑप्शन हमें करेक्ट करना होगा। अब जैसे कि जो सिर से पैर की ओर जो दिशा होती है तो एक सिद्धांत होता है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, या फिर इसे ही जो सिद्धांत को, ये जो सिर से पैर की ओर जो विकास की दिशा होती है तो इसे शिरोपुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोपुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो बच्चे का विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? जैसे केंद्र ये है तो इस प्रकार सबसे पहले केंद्र के नज़दीक वाले जो अंग होंगे उनका डेवलप होगा, फिर उसके बाद बाहरी अंग जो होंगे उसका विकास होगा। और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है तो सामान्य से तात्पर्य होता है कि जैसे कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति है तो पहले आसान काम करना सीखेगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सिर पर नियंत्रण होता है बच्चे के सबसे पहले, उसके बाद हाथ पैर में नियंत्रण होता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर बच्चा दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट प्रकार हो गया। और वही विशिष्ट से सामान्य की बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले दौड़ना नहीं स्टार्ट करता है, तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्य या फिर कठिन कार्य करता है। तो बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडुगल ने। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी इन्होंने। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दिशा को संवेग कहते हैं, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताए गए, क्रोध हो गया, खुशी हो गया, तो क्या है? एक प्रकार का संवेग है। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो कार्ल डवेल कुक माने जाते हैं। कार्ल डवेल कुक कौन माने जाते हैं? कार्ल वेल्ड कुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई थी? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जिसकी एज जन्म से 2 वर्ष तक थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठोस या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है 11 से 18 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। कुल मिला के 11 वर्ष से अधिक का बच्चा जो होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन पियाजे के अनुसार। संवेदी गामक अवस्था की ओर किस नाम से जाना जाता है? मतलब संवेदी गामक अवस्था या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था से या फिर इंद्रिय गामक की अवस्था के नाम से जानते हैं। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है।
अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए, जैसे कि धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया क्षैतिज समांतर, दूसरा हो गया ऊर्ध्व या फिर लंबवत, और तीसरा हो गया द्विपार्श्विक समांतर। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। विग व हंट के अनुसार परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। बिग व हट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि वाले बालक में। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो है 91 से 110 के मध्य अगर बुद्धि लब्धि है तो वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास में सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर या फिर करके सीखना स्थायी होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? मॉन्टेसरी ने। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है भाषाघात। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता की संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह कथन किसने कहा था? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह कहा गया था सॉर्टेन के द्वारा। किसके द्वारा? सॉर्टेन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया था। टर्मन ने बताया माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंध। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है? WISC स्केल। शरीर का शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि अनुत्क्रमणीयता की जो विशेषता होती है बच्चों में, मतलब अनुत्क्रमणीयता से तात्पर्य है कि बच्चे जो होते हैं, जैसे कि एक इसमें से क्या है, दूध भरा हुआ है गिलास में, 1 लीटर इसमें से है और एक चौड़ा बर्तन है, तो इसमें से 1 लीटर दूध है। तो बच्चा अगर उठाएगा तो कौन सा वाला गिलास उठाएगा जो उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब उसको अनुत्क्रमणीयता का नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि 2 × 4 कर दो तो 8 हो जाएगा, ये तो समझ जाएगा, लेकिन 4 × 2 करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके बाद बात की जाए निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिति के विकास को समझने की सहायता की थी? पियाजे ने। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया था? सजीव चिंतन, या फिर उसे जीववाद कहा था इन्होंने, जीववाद। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए।
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? हस्तकला केंद्रित पर। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ पे है? तो यह देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। कठोर शिल्प उपागम किससे संबंधित है? अनुदेशन से। भूख और प्यास क्या है? अर्जित प्रेरक हैं। भूख और प्यास क्या है? तो यह जन्मजात प्रेरक है, अर्जित प्रेरक नहीं है। कैसे हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो क्या है? जन्म से होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? राउस के द्वारा कथन दिया गया था। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। और यह शैशवावस्था की विशेषता होती है बच्चों में। शैशवावस्था में गुण पाया जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने। किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं? स्पीयरमैन ने। मनोविज्ञान की भाषा में किसका अर्थ आकार में वृद्धि से लिया जाता है? अभिवृद्धि से। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। नवोदय विद्यालय को प्रारंभ क्यों किया गया था? गरीब बच्चों के लिए। बच्चों की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? समाज मिति विधि द्वारा। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से। शैशवावस्था से। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था में। लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्प्लेक्सिया। अवधान संबंधी विकार को कहते हैं ADHD। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्यतः बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा और अंधा बालक, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, ये आपको नोट में याद रखना है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसा बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? समान बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? 120 प्लस होता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चा, मजदूर का बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराध बालक वे होते हैं जो समाज के मान अधिनियम को उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक, ये सभी क्या हैं? बाल अपराधियों के अंतर्गत आएंगे। बाल अपराध बनने के कारण क्या है? आनुवांशिकता
व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। उसके बाद बताया गया है शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण, दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का तला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराधियों के उपचार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए, समाजशास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि उनके लिए अपनाई जानी चाहिए। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कि कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समस्याग्रस्त बालकों की जो समस्या दूर की जानी चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन पद्धति का विकास। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। उसके बाद क्वेश्चन है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। उसके बाद यहाँ पे डैश डैश है कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष कब स्टार्ट की गई? 2004 में। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्यों से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो है अधिनियम 2009 में लागू किया। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ होना।